स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ मोदी अमजल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सहयोगी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के नेताओं को गद्दार बता दिया है दोस्तों। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन में एक और पार्टी का विलय करवा दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी जैसे ही बैठक लेने के लिए पहुंचे दोस्तों, बीजेपी के मंत्री समेत 78 विभाग के लोगों ने एक साथ की है बैठक। बताएंगे राहुल गांधी के स्वागत में उमड़ा है बीजेपी के नेताओं का सैलाब दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के नेता ने पूरे भाजपाइयों को दी है धमकी की पूरे राज्य में नहीं करने देंगे कार्यक्रम। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार की राजनीति में अभी इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है दोस्तों। तो बीजेपी के अलायंस के अंदर एक दूसरे की टांग खींचने का समय आ चुका है दोस्तों। जहां तहां केवल गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करते हुए बीजेपी और उसके सहयोगी नेता नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एनडीए गठबंधन के नेता ने तो सारी लिमिट पार कर दी है दोस्तों। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने दावा किया है कि कुछ ही महीने में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को कम से कम 25 सीटों का नुकसान होगा दोस्तों। बीजेपी के अपने सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गद्दारी चल रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के अंदर मौजूद गद्दारों के बारे में टिप्पणी करते हुए बगहा के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को शाहबाद के अंदर 4 लोकसभा की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। कारण था बीजेपी के गद्दारों ने एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाया और इस नुकसान के कारण 4 से 5 सीटें हम लोग हार गए। इसके बाद दावा किया गया है कि विधानसभा के चुनाव के अंदर भी 24-25 सीटें भाजपा के गद्दारी हराएंगे दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी के साथ रहने वाली पार्टी और वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद के द्वारा यह बयान देना और भाजपा के नेताओं को गद्दार बताकर एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा इस तरीके का दावा करके कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के अंदर पार्टी में ही फूट डाल दी है और बीजेपी के अंदर ही असमंजस की स्थिति को पैदा कर दिया गया है दोस्तों। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और 2 शब्द जरूर लिखेगा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में अगर आप भी मानते हैं कि उन्होंने एकदम सही बोला है। और अब बीजेपी वालों को खुद आपस में ही देखना चाहिए कि कौन गद्दार है, कौन एनडीए गठबंधन से गद्दारी कर रहा है और कौन असली नेता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया अलायंस को लगातार बिहार में सफलता मिलती चली जा रही है दोस्तों। जैसे ही इंडिया अलायंस ने आपस में बैठकें की और कमेटी बनाकर गठबंधन पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरी है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में बीजेपी और अन्य पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है दोस्तों। आपको बता दें कि इसमें प्रमुख लोग थे रंजन साहू, नरेंद्र साहू, अरुण गुप्ता, यानी ज्यादातर वैश्य समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ आने का फैसला लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है दोस्तों। प्रदेश के आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया है कि राष्ट्रीय प्रगति पार्टी यानी अमरकांत शाह की पार्टी ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में विलय करवा दिया है। सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया गया दोस्तों, उन्हें प्राइमरी मेंबरशिप दी गई है। सभी नेताओं ने साथ में मिलकर कहा है कि वो इस पार्टी के लिए काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, एकजुट रहकर काम करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया अलायंस को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे दोस्तों, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सोलर प्लांट का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद राहुल गांधी दिशा की बैठक में पहुंचे, जहां पर इस बैठक में प्रदेश सरकार के यानी योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह मौजूद रहे। राहुल गांधी अध्यक्षता कर रहे थे। सपा के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह और शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी आदि ने भी भाग लिया है दोस्तों। बैठक में 78 विभाग के ऑफिसर मौजूद रहे हैं, यानी राहुल गांधी के साथ 78 विभाग के लोगों ने बैठक की है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे विभाग बीजेपी के योगी सरकार के अंतर्गत आते हैं। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के आने उसके बाद बैठक में लगभग सभी लोगों की मौजूदगी बताती है कि राहुल गांधी के आने का कितना बड़ा असर पड़ता है दोस्तों और उनका कितना सम्मान हो रहा है दोस्तों और उनके नेतृत्व को कितना अच्छे तरीके से सब स्वीकार कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ साथ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी पार्टी की गतिविधि इसी तरीके से जारी रही तो वो राज्य के अंदर कहीं भी बीजेपी के कार्यक्रम की कोई इजाजत नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों डीके शिव कुमार ने रविवार को कहा कि अगर बीजेपी विपक्ष का ये रवैया जारी रहा तो उनको भी भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में जाकर कार्यक्रम को बाधा करने की कोशिश की, उसे रोकने का प्रयास किया। उनकी पहचान कॉर्पोरेटर और ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में की गई है दोस्तों। काली झंडियां दिखाने की कोशिश की गई। इस पर शिव कुमार ने कहा है कि ये काली झंडियां लहराई गई और नारे लगाए गए, ये दर्शाता है कि बीजेपी किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा गया कि अपनी पार्टी का रवैया बदलो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के लोग करारा जवाब देंगे और पूरे राज्य के अंदर कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं कर पाओगे। फिर चिल्लाना मत की कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जिस एग्रेसिव कांग्रेस का एक नया रूप आजकल देखने को मिल रहा है, पता लगा कि अगले कई दिनों तक बीजेपी को अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम को रद्द न करना पड़ जाए दोस्तों।
आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय रायबरेली दौरे के तहत मंगलवार को सुबह कुंदनगंज पहुंचे। दोस्तों इस बार उनका काफिला चुरवा बॉर्डर स्थित प्रसिद्ध पिपलेश्वर मंदिर पर नहीं रुका और हनुमान जी के दर्शन किए बिना वो आगे बढ़ गए, जिसके बाद बीजेपी के नेता भड़कते हुए राहुल गांधी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगे। दोस्तों यानी बीजेपी के नेताओं को बड़े मुद्दों की कोई चिंता नहीं है। दोस्तों भाजपा के नेता यही देखते रहते हैं कि कौन से मंदिर में गए, कहां पूजा अर्चना की है, यानी धर्म जो लोगों का पर्सनल मैटर होता है उसमें घुसने की आदत है बीजेपी के नेताओं को। दोस्तों जरूर लिखेगा भाजपा के मंत्री दिनेश प्रसाद सिंह के बारे में, जिन्हें इस पूरे मामले पर आपत्ति है। साथ साथ महाराष्ट्र के आगामी मुंबई बीएमसी चुनावों को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को करारा जवाब और झटका दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि डिप्टी सीएम और शिवसेना के प्रमुख शिंदे ने तीखा हमला बोला है। एक तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी बार बार उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ती चली जा रही है। दोस्तों मुंबई की पूर्व महापौर और उभाटा के उप नेता दत्ता दलवी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने मुंबई की सड़कों की सफाई की है तो वह महायुति की सरकार है। इससे पहले कुछ लोगों ने मुंबई के खजाने की ही सफाई कर डाली। शिंदे ने भले ही नाम नहीं लिया हो लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की ओर था। दोस्तों जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटती चली जा रही है, अब शिवसेना यूबीटी को बचाए रखने का एक ही तरीका है कि राज ठाकरे के साथ में अलायंस बनाया जाए। दोस्तों लेकिन क्या ये अलायंस बनेगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। दोस्तों जरूर लिखेगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोमवार को माफी की मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत के द्वारा 2010 के कॉमनवेल्थ गेम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद पार्टी ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि आरोप झूठे थे। यह मामला आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी और उस समय के महासचिव ललित भनोट और अन्य के खिलाफ था। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रताड़ना बताते हुए अब इन सभी लोगों से माफी की मांग की है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने क्लोजर रिपोर्ट के बाद मीडिया के प्रभारी संचार विभाग के जयराम रमेश ने कहा कि 2014 से पहले अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी ने जुगलबंदी करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए 2G और कॉमनवेल्थ जैसे झूठे घोटाले गढ़े थे। 2 बेहद ईमानदार और समर्पित नेताओं डॉक्टर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित पर झूठे आरोप लगाए गए थे। 2G का सच पहले ही अदालत के सामने आ चुका है। आज कॉमनवेल्थ का सच भी सबके सामने उजागर हो चुका है। साफ है दोनों आरोप झूठे थे। देश को गुमराह करने के लिए नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सत्यमेव जयते अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जिस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया था और दिन रात प्रोटेस्ट किया गया था, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। दोस्तों इसमें आरएसएस से जुड़े हुए संगठनों के भी नाम आए थे। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और क्या आपको लगता है कि ये माफी मांगेंगे, क्योंकि देश में 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार को हटाने के लिए ना जाने कितने तरीके के षड्यंत्र रचे गए थे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के नगर निगम में अब भारतीय जनता पार्टी की बादशाहत है। यूं कहिए कि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की है। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने नेता का नाम फाइनल कर दिया है। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने अंकुश नारंग का नाम का ऐलान कर दिया है। अंकुश नारंग वार्ड 87 रंजीत नगर से आम आदमी पार्टी के पार्षद है और पार्टी ने इसकी सूचना अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। दोस्तों और दिल्ली नगर निगम के विपक्ष के नेता के रूप में उनको चुना गया है। यह पत्र सौरभ भारद्वाज ने भेजा है। अंकुश नारंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रीपोस्ट करते हुए जानकारी दी है। कुल मिलाकर दोस्तों राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, मुंबई प्रभारी, झारखंड जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी के पद पर भी रहे हैं और एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने लड़ने से मना कर दिया था। दोस्तों जिसके बाद बीजेपी को आसानी से जीत मिल गई और अब नेता विपक्ष ढूंढा गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एमसीडी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, तो क्या इससे दिल्ली की जनता का अब भी कोई भला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लिखकर जरूर बताएगा। क्योंकि बीजेपी के लोग अब तक कहते थे कि दिल्ली में उनकी सरकार ही नहीं है, उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्या दिल्ली वालों को फिर भी कोई राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, हमेशा एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। क्योंकि अमूमन बीजेपी की जब भी ट्रिपल इंजन की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का कुछ खास भला किया नहीं है। साथ साथ दोस्तों स्पाईवेयर पेगासस मामले को लेकर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। दोस्तों शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर देश में स्पाईवेयर का इस्तेमाल हो रहा है तो गलत क्या है। खास बात यह है कि अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि पेगासस के जरिए जासूसी की जांच की जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई देश स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें गलत क्या है। एक बात साफ कर दे कि स्पाईवेयर रखने में कोई परेशानी नहीं है, इसका इस्तेमाल ऐसे कुछ लोगों पर किया जा सकता है राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जो समझौता कर सकते हैं। हाँ सवाल ये हो सकता है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा सकता है। अगर इसका इस्तेमाल सिविल सोसाइटी के लोगों के खिलाफ किया जाएगा तो ये गलत बात है, तो मामले पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी की सरकार पर आरोप लगा था कि 2019 के इलेक्शन से पहले कई सारे सिविल सोसाइटी के लोग, चाहे वरिष्ठ जर्नलिस्ट हो या फिर संवैधानिक पद पर बैठे लोग हो, उनके खिलाफ किया गया था। दोस्तों इस पूरे मामले पर हालांकि बीजेपी की सरकार खुलकर बता नहीं रही कि इसका इस्तेमाल कहां किया गया, लेकिन एक रिपोर्ट में जो दावा किया गया था उसके बाद से बीजेपी की सरकार बैकफुट पर थी दोस्तों। हालांकि कमेटी ने जांच
जांच की है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया। एक तरीके से बीजेपी सरकार को इस मामले पर बड़ी राहत मिली है दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी गायब हो गए हैं, यानी पहलगाम वाले मामले को लेकर नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो बैठक से ही गायब हो गए दोस्तों। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम वाले मामले पर कांग्रेस के इस पोस्ट को बीजेपी के लोग विवादित पोस्ट बताने लगे हैं दोस्तों। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जो फोटो बनाई है उसमें नरेंद्र मोदी को गायब बताया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का कपड़ा पहने हुए कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। इसमें न सिर दिखाई दे रहा, न हाथ दिखाई दे रहा, न पैर दिखाई दे रहा, यानी केवल कपड़े कपड़े नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी को गायब बताया गया। एक तरीके से दोस्तों कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है कि सर्वदलीय बैठक में मोदी नजर नहीं आए, क्योंकि वो सवालों से बच के जाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। जिम्मेदारी के समय गायब हो गए हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आया है तो। लेकिन भाजपा के नेताओं का दावा है कि ये मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के फोटो को शेयर करके सर तन से जुदा की इमेज बनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने जो एक पोस्ट शेयर किया है, इसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करके बीजेपी के लोग गोदी मीडिया के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा का कोई नेता नहीं चाहता है कि मोदी से सवाल पूछा जाए, एक नॉर्मल सा पोस्ट किया गया था, उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करके धमकी देने का दावा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस तस्वीर को देखकर? आपको दूर दूर तक कहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई बात बोली है सर उनसे जुदा वाली? लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और दो शब्द जरूर लिखिएगा उनके बारे में जो जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं और मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बाद कार्यकर्ता और अध्यापिका माधुरी काकोटी उर्फ डॉक्टर मेड्यूसा के खिलाफ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने समेत कई और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। डॉक्टर मेड्यूसा लखनऊ यूनिवर्सिटी के भाषा विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों को उठाती रहती है दोस्तों। साथ ही सरकार की आलोचना के लिए अक्सर व्यंग्यात्मक शैली अपनाती है। हाल ही में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक वीडियो पोस्ट किया था दोस्तों, जो पाकिस्तान में भी कई जगह शेयर किया गया। इस पूरे मामले पर अब यह नया मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर न देना, धर्म पूछकर घर बुलडोज करना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। असली आतंकियों को पहचानो, असली आतंकी को पहचानो। उनके इस बयान के बाद अब विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है दोस्तों। धारा 196 धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत मामला दर्ज कराया गया। इसी तरीके से धारा 197 राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप के दावे के तहत और धारा 353 यानी लोक विघटन से संबंधित बयान और 302 यानी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने और धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली धारा के तहत भी मामला दर्ज किया गया। यानी बीएनएस की सीधे तौर पर धाराएं लगाई गई है दोस्तों, और सारी काफी गंभीर धाराएं हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में बीजेपी आरएसएस दिल्ली को भी सांप्रदायिक तनाव में धकेलना चाहती है दोस्तों। इस तरीके के आरोप इसलिए लगे क्योंकि दिल्ली के सीलमपुर के अंदर हालिया सांप्रदायिक तनाव की कोशिश के बाद सामाजिक संगठन जन हस्तक्षेप ने वहां एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी थी दोस्तों। यहां मृतक कुणाल के घर जाकर उनकी मां और पिता से मिलकर मोहल्ले के लोगों के अलावा उस क्षेत्र के कई सम्मानित लोगों से मिलने के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया है कि एक आपराधिक घटना थी जिसे सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई। और फैक्ट फाइंडिंग टीम का कहना है कि गुजरात में आरएसएस बीजेपी की प्रयोगशाला के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे करवाए गए थे। फिर कैराना में पलायन का मामला उठाकर ये मुद्दे बनाए गए और दिल्ली में भी ऐसा ही किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों और खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को सचेत रहना चाहिए। अब इस दावे पर देखते हैं दोस्तों इनके नेताओं का क्या बयान सामने आता है। इसी के साथ में आंध्र प्रदेश के अंदर सियासत में एक दिलचस्प मोड़ आया है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए वेंकट सत्यारमण को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। खास बात यह है कि सत्यनारायण ने भले ही कभी कोई चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा के लिए उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाईएसआरसीपी कांग्रेस के नेता वी विजयसाई रेड्डी के इस्तीफे के बाद 9 मई को मतदान होने वाले हैं और नया राज्यसभा का मेंबर चुना जाएगा दोस्तों। उनके निर्विरोध चुनने की संभावना सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तो वाईएसआरसीपी का नेता भी कोई यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर यह थी कि यहाँ से बीजेपी के अन्नामलई को राज्यसभा भेज सकती थी या फिर उनकी जगह हो सकता था कि स्मृति ईरानी को राज्यसभा के मेंबर बनाया जाए दोस्तों। जब से स्मृति ईरानी अमेठी में बुरी तरीके से चुनाव हारी है तब से उनका भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है और बीजेपी शायद हो सकता था कि उनको राजनीति में वापस लाने के लिए, गवर्नेंस में वापस लाने के लिए यहां से राज्यसभा का मेंबर बनाकर मंत्री बना देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। यानी एक तरीके से के अन्नामलई और स्मृति ईरानी दोनों के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। बीजेपी अभी खास उनके लिए कुछ सोच नहीं रही है, ये बात तय हो गई है। और बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के अन्य नेताओं को हिदायत देते हुए कहते हैं कि हम लोगों को अभी सरकार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। आतंकवादी हमले पर सरकार जब एक्शन लेगी तो हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा के लोग जो आज
आज विपक्ष से एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। 2005 में कहां चले गए थे भाजपाई। 2005 में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला तक फूंका था दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे और यही बीजेपी आज विपक्ष को सिखा रही है कि हमको कैसे सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। विपक्ष को पता है कि जब देश पर संकट आता है तो इकट्ठा होकर एक साथ खड़ा होना होता है, लेकिन कम से कम बीजेपी को यह हिदायत नहीं देनी चाहिए। उनको शर्म रखना चाहिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी आज दिखा रही है कि असली विपक्ष क्या होता है, कैसे देश के खिलाफ संकट की घड़ी में देश के साथ मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग जब विपक्ष में होते हैं तो सारी मर्यादाएं पार कर देते हैं और आज कांग्रेस पार्टी जानती है कि कैसे इस पूरे मामले पर सरकार के साथ खड़ा रहना है ताकि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, और कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट भी दे रखा है सरकार को दोस्तों। एक अच्छी भूमिका निभा रही है सरकार के साथ और बीजेपी के लोगों को सिखाया भी जा रहा है कि कैसे भूमिका निभाई जाती है, देश हित में काम किए जाते हैं। साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि आप संसद के अंदर दोनों सदनों का विशेष सत्र का आयोजन करवाइए, यानी विशेष सत्र बुलाइए और इसमें एक बार चर्चा करवाइए कि आखिर पूरे देश में क्लियर कट मैसेज जाए कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। और जब चर्चा होगी तो इस दौरान विपक्ष मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ टिप्पणी करके क्लियर कट स्टैंड रखेगा। इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि संसद की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एकदम क्लियर कट मैसेज जाए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की राशि न दिए जाने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की गारंटी के बावजूद रेखा सरकार पिछले 2 महीने से अलग अलग बयान देकर दिल्ली की लाखों महिलाओं को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के नेता यादव ने कहा कि महिला समृद्धि योजना की रूपरेखा तय किए बिना एक बार फिर मुख्यमंत्री का ये बयान कि 2500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को पूरी राशि नहीं निकालने दिया जाएगा। ये किस तरीके का मजाक है? दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग शर्तें लगा लगाकर योजना को धरातल पर उतारने की जगह, सही से इंप्लीमेंट करने की जगह कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने चिल्ला चिल्लाकर बोला था दोस्तों, यहां तक कि मोदी भी आकर बोल गए थे भाषण देकर कि दिल्ली में चुनाव जीतते ही पहले कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा और महिलाओं के लिए 2500 रुपए सुनिश्चित किए जाएंगे, लेकिन आज तक तो हो नहीं पाया दोस्तों। कब इलेक्शन हुए थे आप लोगों को याद भी शायद नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन के इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी मोदी के मुंह से यह शब्द नहीं सुना होगा कि हमने वादा किया था और इंप्लीमेंट कर दिया। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी 2 दिनों के यूपी दौरे पर है। इस दौरान राहुल गांधी ने सरेनी विधानसभा के कार्यकर्ता को संबोधित किया दोस्तों। कहा कि आपका काम चुनाव लड़ने का है, आपका काम पार्टी को जिताने का है। अगर आप यह काम कर रहे हो तो संगठन में हम आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप शादी के घोड़े हो या आप लंगड़े घोड़े हो, जो भी है खड़े हो जाओ और एक साथ आ जाओ। इससे पहले राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली बीते दिन पहुंचे दोस्तों। यहां पर उन्होंने विशाखा फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन का उद्घाटन किया। फैक्ट्री जाते समय रास्ते में समर्थकों को देखकर राहुल गांधी ने अपनी कार रुकवा दी। कार से उतरकर समर्थकों से हाथ मिलाकर कई और चर्चाएं की है दोस्तों। राहुल गांधी ने मीटिंग खत्म की और इसके बाद फिर मीडिया से बात की है दोस्तों। साथ साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। ऐसे में कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है दोस्तों जो काफी गंभीर है। दरअसल आरोप लगा है कि एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि मृतक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसके कारण भीड़ आग बबूला हो गई और सभी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि बेंगलुरु में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है और ये अभी तक नहीं पहचाना गया कि कौन व्यक्ति था दोस्तों। आखिर में उस युवक ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर दोस्तों क्या ये बात एकदम सही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और वैसे भी हत्या करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और दोस्तों जरूर लिखेगा इस पूरे मामले को लेकर, काफी गंभीर मामला है। साथ साथ दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर जाकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की है दोस्तों और कानपुर में जाकर उन्होंने ये मुलाकात की है। राहुल गांधी पूरी तरीके से पहलगाम के अंदर मारे गए लोगों के परिजनों के साथ खड़े हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। लोक कल्याण मार्ग में बड़े दिनों के बाद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के पहुंचने के बाद चर्चा यह है कि कोई बहुत बड़े मैटर को लेकर हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले सीसीएस की भी बैठक हुई थी और आर्म फोर्स के लोग भी मोदी के घर पर पहुंचे थे। हमारे साथ लगातार जुड़ने से दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरीके की अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।